प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 10 में वर्णित कविता आओ मिलकर बचाएं पढ़ने जा रहे हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता की रचनाकार है कवयित्री निर्मला पुतुल। कवयित्री निर्मला पुतुल का जन्म झारखंड के दुमका नामक स्थान पर सन 1972 में हुआ। जो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें प्रकृति प्रेम है और संथाली आदिवासी की जो संस्कृति है उसके प्रति प्रेम इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने प्रस्तुत किया है। आओ मिलकर बचाएं कविता में झारखंड के संथाली समाज की उन चीज़ों को बचाने की बात की जा रही है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश के लिए बेहद जरूरी है। आइए सबसे पहले हम कवयित्री का परिचय प्राप्त करें और उसके पश्चात हम इस कविता को ठीक से भावार्थ और अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ें। सबसे पहले ये जानते हैं कि कवयित्री का जन्म झारखंड के दुमका नामक स्थान पर हुआ। इनका जन्म सन 1972 में हुआ। निर्मला पुतुल एक आदिवासी परिवार में जन्मी। आदिवासी परिवार में जन्मने के कारण ये आदिवासी परंपराओं को बहुत करीब से इन्होंने देखा है। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। इनके पिता और चाचा शिक्षक थे। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण इनका नियमित अध्ययन बाधित होता रहा और नर्स बनने पर आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार करके उन्होंने नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नर्सिंग का डिप्लोमा करने का विचार किया और फिर नर्सिंग का डिप्लोमा करने के काफ़ी समय बाद तक इग्नू से स्नातक की डिग्री भी आपने प्राप्त की। आपने नर्सिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया और स्नातक तक की जो शिक्षा है आपने इग्नू से पूर्ण की। संथाली समाज और उसके राग बोध से आपका बहुत गहरा जुड़ाव पहले से ही था। नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त करने के दौरान बाहर की दुनिया से भी आपका परिचय हुआ। आप जिस आदिवासी परिवार में रह रही थी, आप जिस आदिवासी क्षेत्र में निवास कर रही थी, वहाँ की समस्याओं के साथ, वहाँ की स्थितियों और परिस्थितियों के साथ तो आपका रागात्मक और भावनात्मक रूप से बड़ा सशक्त जुड़ाव रहा ही है। साथ ही साथ जिस दौरान आपने अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग की, उस नर्सिंग की शिक्षा के दौरान आपने बाहर की दुनिया भी देखी, शहर की दुनिया भी देखी और इस प्रकार से दोनों ही बाहर की दुनिया से भी आपका परिचय प्राप्त हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है। जैसे कि आदिवासियों का जीवन एक जीवटता से भरा होता है, ऊर्जा से भरा होता है, उत्साह से भरा होता है, सृजनात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति से भरा होता है, कलात्मकता से भरा होता है। तो कवयित्री ने इन्हीं कलात्मकताओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक, संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखा है। संथाली समाज में जहां एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व मौजूद है, वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी देखा जा रहा है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे इस प्रकार से हैं। नंगाड़े की तरह बसते सब अपने घर की तलाश में। आदिवासी समाज की विसंगतियों को उन्होंने तल्लीनता से उकेरा है। उन्होंने बताया है कि आदिवासी समाज के लोग कड़ी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी सामाजिक स्थिति खराब है और कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, उनकी जो नई पीढ़ी है वह विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को अब भी अपना रही है और उन कुरीतियों में फंसकर वह बिगड़ती जा रही है। थोड़े से लाभ के लिए बड़े बड़े नैतिक और अनैतिक समझौते भी किए जा रहे हैं। पुरुषों का वर्चस्व है, महिलाओं पर शोषण और अत्याचार सामान्य तौर पर कभी कभी होता हुआ भी देखा जाता है। स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि होना, स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट लेना,
और पर्यावरण की हानि होना, शिक्षित समाज का व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि इस प्रकार की स्थितियां हैं जो कवित्री पुतुल की कविताओं के केंद्र में हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कविता के बारे में जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। वृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश के लिए बेहद जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कि इस कविता का मूल स्वर है। वे आदिवासी समाज के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक, वहाँ पर जो खूबियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी, और वहाँ पर जो दोष हैं उनको भी, दोनों ही पहलुओं को वह बेबाकी से हमारे सामने रखती है। तो आइए इस कविता का हम वाचन करें, इस कविता को पढ़ें। आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं, इस शीर्षक से हम ये कविता पढ़ने जा रहे हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, बचाएं डूबने से उसे पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन जुझारूपन भी। भोलापन दिल का, अक्खड़पन जुझारूपन भी। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन। कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा। कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा। नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं। थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, थोड़ा सा विश्वास। कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो आइए अब हम इस कविता का अर्थ ग्रहण करते हैं, भावार्थ समझते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। कवियत्री निर्मला पुतुल इन पंक्तियों के माध्यम से ये आग्रह कर रही है कि इन आदिवासी बस्तियों को नंगी होने से बचाया जाए, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। और जो शहर की आबो हवा है, आब का आशय होता है जल, हवा वायु, आबो हवा जलवायु। जो जलवायु है, शहर की जलवायु है, उससे बचाया जाए। शहर की जलवायु से आशय यहाँ पर है शहर की संस्कृति का जो दुष्प्रभाव इन बस्तियों पर पड़ रहा है, उस दुष्प्रभाव से बचाया जाए। अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाया जाए। और बस्तियां नंगी क्यों हो रही है? क्योंकि बस्तियों पर शहर की आबो हवा का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, शहर की संस्कृति का दुष्प्रभाव
इन बस्तियों पर पड़ रहा है। इन बस्तियों पर जब दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इससे बस्तियां नंगी हो रही है। नंगी होने से तात्पर्य यहाँ है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पहनना, उनका जो पहनावा है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। शहर की तरह ही अब इनकी बस्ती के लोग भी छोटे कपड़े पहनने लगे हैं जिसमें शरीर ज़्यादा दिखता है, और इस प्रकार का नंगापन होना कवित्री को बिल्कुल भी नहीं सुहाता, और वह यह आग्रह करती है कि इन बस्तियों को नंगा होने से बचाएं। यहाँ पर जो पहनावा और पहनावे में छोटे वस्त्र चलन में आ गए हैं, उन छोटे वस्त्रों से जो एक नंगापन दिखाई पड़ता है, उससे इन बस्तियों को बचाया जाए। साथ ही साथ कवित्री यहाँ नंगापन, नंगी होने से एक और अर्थ की तरफ संकेत कर रही है। इन बस्तियों में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे जो वृक्ष लगे हुए हैं, उनको लगातार काटा जा रहा है। उनको काट करके इस धरती को वृक्ष विहीन करके धरती को नंगा किया जा रहा है, इन बस्तियों को नंगा किया जा रहा है। तो पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित रखते हुए इन वृक्षों की कटाई तुरंत बंद कर देनी चाहिए। इन बस्तियों को नंगापन, इन पेड़ों से नंगापन बंद कर देना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। कवित्री इस प्रकार से आग्रह कर रही है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। और कवित्री इस बात का भी आग्रह कर रही है कि पूरी की पूरी बस्ती को बचाएं। पूरी की पूरी बस्ती पर शहर की अपसंस्कृति का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोगों का खान पान, आचार व्यवहार, रहन सहन पूरी तरह से बदल रहा है। लोग शराब और विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करने लगे हैं। अब उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब और कमज़ोर होता जा रहा है। कवित्री पुरजोर शब्दों में यह आग्रह कर रही है कि पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में बचाएं डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरी की पूरी बस्ती एक हड्डी का ढांचा मात्र ही रह जाए। यहाँ के जो लोग हैं वो इतने शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाए, उनका स्वास्थ्य इतना कमज़ोर हो जाए कि वे हड्डियों के ढांचे के जैसे ही दिखने लग जाए। तो इस प्रकार से कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी बस्ती को बचाना चाहती है। कवित्री कहती है कि आओ हम अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाएं। कवित्री कहती है कि शहरी आबोहवा यानी शहर की जलवायु, शहर की संस्कृति से इन बस्तियों को बचाएं। पूरी की पूरी बस्ती को डूबने से बचाएं, यानी नशे से बचाएं, नशे के प्रभाव से बचाएं। नहीं तो एक दिन पूरी बस्ती हड्डियों का ढेर बन जाएगी और यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य इस हद तक खराब हो जाएगा कि वो केवल हड्डियों का ढांचा मात्र ही दिखाई देंगे। आदिवासी समाज की बस्तियों को शहरीकरण के प्रभाव से अब बेहद खतरा उत्पन्न होने लगा है। नगर संस्कृति से प्रभावित होकर आदिवासी लोग भी उसी तरह के रहन सहन को अपनाने लगे हैं। इससे उनकी परंपराएं नष्ट होती जा रही है, उनका प्राकृतिक रहन सहन समाप्त होता जा रहा है, खतरे में पड़ता जा रहा है। वृक्षों के काटने से पर्यावरण दूषित हो रहा है। उनकी बस्तियां वृक्ष विहीन हो रही है, उनकी बस्तियां वृक्ष विहीन होकर नंगी हो रही है। हम सबको मिलकर इस संकट से, इस संकट में आदिवासी समाज को बचाना होगा। हम सबको मिलकर के आदिवासी समाज को इन सब से बचाना होगा। अपने चेहरे पर इन पंक्तियों में कवित्री अपनी संथाल जाति की जो विशेषताएं हैं उनको प्रस्तुत कर रही है। जो झारखंड का संथाली आदिवासी जो उनका समाज है उसकी विशेषताओं को यहाँ पर प्रकट कर रही है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवित्री कह रही है कि जो मूलतः स्वाभाविक विशेषता है झारखंड के लोगों की, संथाल के आदिवासी लोगों की, वह मूल व्यवस्था, मूल जो उनके गुण हैं, स्वाभाविक गुण है, जो नैसर्गिक गुण है, वो बचे रहने चाहिए। उनके चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए।
कवित्री संथाली समाज को शहरीकरण के विरुद्ध सतर्क करते हुए कहती है कि उनको शहर की सभ्यता के दुष्चक्र से, दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। संथाल परगना की माटी का रंग से तात्पर्य है कि उनके चेहरे पर उनकी लोक संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। उनकी लोक संस्कृति से आशय है कि किस प्रकार से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार का उनका खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, पर्व उत्सव आदि मनाने का तौर तरीका है, विवाह इत्यादि और सामाजिक आयोजन करने का उनका जो तौर तरीका है, उन सबको समाहित करते हुए उनकी जो लोक संस्कृति है उसकी छाप इन लोगों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। उनकी भाषा में झारखंड की भाषा स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। यहाँ पर झारखंडीपन, झारखंड शब्द में ई प्रत्यय जुड़ गया है, धन पन, ये दोनों प्रत्यय जब इसमें जुड़ गए तब जाकर के झारखंडीपन शब्द बना है। और इस झारखंडीपन शब्द का अर्थ है झारखंड प्रदेश के जीवन की विशेषता, झारखंड प्रदेश के लोगों के जीवन की विशेषता। कवित्री ने यहाँ भाषा के झारखंडीपन की बात कही है, यानी उनको, जो संथाली आदिवासी लोग हैं, उनको अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग अपने दैनिक बोलचाल में करना चाहिए। कवित्री चाहती है कि उनकी भाषा में झारखंडीपन लगातार बना रहे। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। ये जो संथाल आदिवासी के लोग हैं उनके व्यक्तित्व की, उनकी विशेषताओं की और इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री हमें कह रही है कि वो लोग किस प्रकार के हैं। ठंडी होती दिनचर्या में, जैसा कि शहरी आबो हवा का दुष्प्रभाव इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की दिनचर्या पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से इन बस्तियों में रहने वाले लोग जब इस संस्कृति के दूषित प्रभाव में नहीं आए थे, तब ये लोग खूब आनंद से अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। हंसकर, बोलकर, नाचकर, गाकर, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, ऊर्जा के साथ इनके जीवन की विशेष रूप से जीवन जीने की इनकी भावना हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही ये शहरी अपसंस्कृति के प्रभाव में आ गए हैं तो इनकी दिनचर्या अब ठंडी होती जा रही है। ये भी विभिन्न प्रकार के दोष इनकी दिनचर्या में आ गए हैं और वो पहले वाला उत्साह, पहले वाला जोश अब इनकी दिनचर्या में दिखाई नहीं पड़ता। जीवन की गर्माहट, क्योंकि ये लोग तो उत्साह वाले लोग हैं, जीवन की गर्माहट से आशय है कि इन लोगों का जो स्वाभाविक गुण हुआ करता था, जिसमें जीवन की ऊर्जा होती थी, जीवन जीने की जो ललक हुआ करती थी, जो जीवटता हुआ करती थी, उत्साह और उमंग के साथ, हंसी खुशी के साथ जीवन जीने का जो भाव हुआ करता था, जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, और ये लोग मन के हरेपन, इनके मन में प्रेम बसता है। ये प्रेमी हृदयी हैं, ये सरल हृदयी लोग हैं, मन इनका सरल है, सरस है और भोलापन दिल का, और इनका जो हृदय है वो बहुत भोला है। भोलेपन से आशय है कि ये लोग सरल स्वभाव के हैं, सरल हृदय के हैं और प्रेम फैलाना और प्रेम बांटना इनके स्वभाव का ही हिस्सा है। अक्खड़पन और जुझारूपन, इनके व्यक्तित्व में अक्खड़पन भी हमें देखने को मिलता है और जुझारूपन भी देखने को मिलता है। जीवन की चुनौतियों से संघर्ष करने का जो मादा है, संघर्ष करने का जो भाव है, वह भी इन आदिवासी लोगों के व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। तो कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये बताना चाह रही है कि किस प्रकार से इन लोगों का व्यक्तित्व है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन और जुझारूपन भी। कवित्री कहती है कि संथाली लोगों के दैनिक कार्यकलापों पर बाहरी प्रभाव पड़ रहा है, उनमें उनकी संस्कृति का प्रभाव घट रहा है। जैसे ही शहरी संस्कृति का प्रभाव इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ रहा है, तो इससे उन बस्तियों के लोगों का जो मौलिक स्वभाव था, मौलिक और स्वाभाविक गुण था,
वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं तथा वह अपनी मौलिकता खोती जा रही है। संथाली समाज में जो उमंग, जो उत्साह, जो प्रबलता होती है वह भी अब उनके कार्यों में दिखाई नहीं पड़ती। उनके मन के भोलापन और मधुरता का भाव अब दिखाई नहीं देता, यानी उनके मन की सरलता अब उनके दैनिक कार्यों में दिखाई नहीं देती है। अक्खड़पन जो हमेशा से उनका एक गुण हुआ करता था, इन आदिवासी लोगों का जो एक गुण स्वाभाविक रूप से हुआ करता था, अक्खड़पन होने का, अब उनके जीवन से वह गायब हो गया है। वे सदैव कठोर और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे, लेकिन अब उनकी संघर्षशीलता भी दिखाई नहीं पड़ती। वह भी ऐसा लगता है कि कहीं पर खो गई है। ऐसा लगता है कि वह भी संस्कृति के शहरी आबो हवा के, शहरी संस्कृति के दुष्प्रभाव में आकर अब दिखाई नहीं देती। संथाली समाज की रक्षा के लिए उनके उन सभी गुणों और विशेषताओं को हमें बचाना होगा। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़ता, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, जैसे जैसे इस कविता में प्रयुक्त हुए इन शब्दों को हम पढ़ते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में इससे संबंधित चित्र जीवंत हो उठता है। जैसे ही हमने पढ़ा भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, धनुष की डोरी, धनुष लिए हुए एक आदिवासी हमारे मन मस्तिष्क में जीवंत सा हो उठता है। धनुष का, तीर का नुकीलापन और नुकीला तीर जैसे उसने धनुष के ऊपर चढ़ा रखा है। कुल्हाड़ी की धार, कुल्हाड़ी धारण किए हुए, कुल्हाड़ी को अपने कंधे पर उठाए हुए, नुकीली कुल्हाड़ी को अपने कंधे पर उठाए हुए एक आदिवासी भी हमारे मन मस्तिष्क में जीवंत हो उठा है, या बहुत सारे आदिवासी अपने कंधों पर कुल्हाड़ियाँ उठाए हुए हैं। इस प्रकार का दृश्य भी हमारे मन मस्तिष्क में जीवंत हो उठा है। जैसे ही हमने ये पंक्ति पढ़ी, जंगल की ताजी हवा, तो जो प्राकृतिक परिवेश है इन आदिवासी बस्तियों का, जंगल और वहाँ बहती हुई ताजी हवा, यह दृश्य भी हमारे मन मस्तिष्क में जीवंत हो उठा है। नदियों की निर्मलता और कल कल बहती हुई स्वच्छ नदियाँ, साफ सुथरे पानी की नदियाँ, यह दृश्य भी हमारे मन मस्तिष्क में जीवंत हो उठा है। कवियत्री का ये विशेष प्रयोग है कि बहुत सरल सरल शब्दों में उन्होंने अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं और अपने संथाली समाज के लोगों के गुणों को अभिव्यक्त किया है। भीतर की आग, भीतर की आग का आशय है हृदय के अंदर उत्साह होना, उमंग होना, जोश होना, और उस उत्साह, उमंग और जोश से किसी भी कार्य को क्रियान्वित कर देना। कवियत्री चिंतित है कि संथाली जीवन शैली अपनी विशेषताओं को छोड़ रही है। संथाली लोगों के मन में जो उत्साह हुआ करता था, सामान्य तौर पर उत्साह हुआ करता था, अब वह शहरी आबो हवा के दुष्प्रभाव से धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। वह अब दिखाई नहीं देता। भीतर की आग एक प्रतीक है उनके उत्साह, साहस, पराक्रम और वीरता संबंधी गुणों को प्रदर्शित करने का। भीतर की आग जो प्रतीक है कि उनका उत्साह, उनकी ऊर्जा, उनकी वीरता और उनका पराक्रम, इस चीज़ को प्रकट करने का। तो ये उनका वीरतापूर्ण जीवन, उनका साहसी स्वभाव भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। वे न तो अब धनुष पर डोरी चढ़ाते हैं और न ही नुकीले तीरों का प्रयोग अपने शत्रुओं पर अथवा अपनी दिनचर्या में करते हैं। वे धारदार कुल्हाड़ी से वृक्षों की लकड़ियां भी अब नहीं काटते। जंगलों के नष्ट होने से अब ताजी हवा भी नहीं मिल पा रही है। जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। जंगल नष्ट किए जाने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, ताजी हवा नहीं मिल पा रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण नदियों के जल की पवित्रता भी अब नष्ट हो रही है। नदियों के जल में वो पवित्र प्रवाह और वो निर्मलता अब दिखाई कम पड़ती है। नदियों का पानी भी पहले जैसा स्वच्छ और निर्मल नहीं रहा है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता,
पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। इन पंक्तियों के माध्यम से भी बिंब जो दृश्य चित्र है हमारे मन मस्तिष्क में जीवंत हो उठते हैं। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाहट। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बता रही है कि पहाड़ों पर मन को मोहने वाली शांति अब धीरे धीरे गायब होती जा रही है। अनावश्यक शोरगुल वहां आ पहुंचा है और पहाड़ों की शांति अब समाप्त होती जा रही है। शहरी सभ्यता के शोरगुल ने पहाड़ों की शांति को नष्ट कर दिया है। संथाली बस्तियों में अब लोकगीतों की मस्ती और लोकगीतों की मस्ती में झूमते नाचते गाते लोग अब बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। संथाल परगना की मिट्टी से जो सौंधी सौंधी सुगंध उठती है, वहाँ हरी भरी फसलें जो सदैव लहराती रही है, परंतु अब पर्यावरण प्रदूषण होने से और शहरी संस्कृति के दुष्प्रभाव की वजह से यहाँ की मिट्टी में अब पहले जैसा सौंधापन नहीं बचा है। अब वहाँ खेतों में लहलाती हरी भरी फसलें भी उगी हुई दिखाई नहीं पड़ती। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। कवित्री चाहती है कि इन सबको बचाया जाना चाहिए। पहाड़ों के मौन को बचाया जाना चाहिए। गीतों की धुन पहले की तरह ही होनी चाहिए, जिसमें बहुत आनंद के साथ मस्ती में भर करके ये आदिवासी लोग अपने हृदय में जो ऊर्जा है, जो साहस है, जो उत्साह है, जो उमंग है, जो प्रसन्नता का भाव है, उसको अभिव्यक्त करे। मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाहट बची रहनी चाहिए। कवित्री इन सबको बचाने का पुरजोर शब्दों में आग्रह करती है। वे कहती हैं कि नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उन लोगों के सांस्कृतिक तौर तरीके, उन लोगों के जीवन जीने के तरीके, उन लोगों के जीवन के जो भाव है, भाग है, उनको इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री प्रस्तुत कर रही है। किस प्रकार से वो अपने जीवन में खुशियाँ, अपने जीवन की प्रसन्नता, अपने जीवन का उत्साह का भाव प्रकट करती है। नाचने के लिए खुला आंगन होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हो ये रहा है कि ये आंगन है, ये सिमटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। नाचने के लिए, गाने के लिए गीत, जो लोकगीत होने चाहिए, उनके स्थान पर अब इस शहरी आबो हवा के दुष्प्रभाव से फिल्मी गीत आ गए हैं, अन्य दूसरे प्रकार के गीत और इस प्रकार का संगीत आ गया है कि उस गीत और संगीत के दुष्प्रभाव से जो इनकी मूल लोकगीतों की विशेषता और लोकगीतों का जो आनंद, लोकगीतों की मस्ती हुआ करती थी, वो कहीं गुम होती सी नज़र आ रही है। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। जब हम हृदय के भावों को प्रकट करते हैं, हृदय की खुशी को प्रकट करते हैं, पूरी खिलखिलाहट के साथ, पूरी हंसी के साथ में प्रकट करते हैं, तो उसका एक अलग ही स्वरूप उभर करके सामने आता है। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। और कभी हृदय में इस प्रकार का भाव हो, जब दुख व्यक्त करना हो, करुणा व्यक्त करनी हो, हृदय में जो विषाद है उसको व्यक्त करना हो, तब रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत की भी आवश्यकता है। कवित्री चाहती है कि इन सबको बचाया जाना चाहिए। कवित्री कहती है कि संथाल क्षेत्र के लोग नाचते हैं, गाते हैं और अपनी खुशियों का प्रदर्शन करते हैं, नाच गाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। वहाँ लोगों के नाचने के लिए खुला आंगन होता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो खुला आंगन है ये सिमटता जा रहा है। उनके समाज में अनेक गीत गाए जाते हैं, लोग प्रसन्न चित्त रहते हैं और हंसते खिलखिलाते हैं। उनके जीवन की ये विशेषताएं बनी रहनी चाहिए। उनके जीवन की ये प्राकृतिक विशेषताएं, ये स्वाभाविक विशेषताएं बनी रहनी चाहिए। शहरी प्रभाव से इनको बचाना बहुत आवश्यक है। संथाली जीवन में स्वाभाविकता होती है, विभिन्न अवसरों पर वो हंसते हैं, नाचते हैं, अपनी खुशियां प्रकट करते हैं। वहाँ रोने के लिए एकांत की कमी नहीं दिखती। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवित्री चाहती है कि इन सबको बचाया जाना चाहिए। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की सी शांति।
इन सब को भी बचाया जाना चाहिए। कवित्री के अनुसार झारखंड के संथाल क्षेत्र में बच्चों के खेलने के लिए विशाल मैदान उपलब्ध है। पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास खूब मिल जाती है। समाज के बूढ़े स्त्री पुरुषों को पहाड़ों की सी शांतिपूर्ण जीवन बिताने का अवसर मिलता है। बच्चों के लिए मैदान तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, ये दोनों ही बातें प्रतीकात्मक है। इसके माध्यम से कवयित्री ने आदिवासी बच्चों और वृद्धों के प्राकृतिक जीवन की सरलता को अभिव्यक्त किया है। वहाँ के जो बच्चे हैं वो मैदान में, खुले मैदान में खूब दौड़ते हैं, भागते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं और अपना शारीरिक सौष्ठव प्राप्त करते हैं, अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं। दूसरी ओर बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, जीवन में जो एक शांति होनी चाहिए, पहाड़ों की सी शांति होनी चाहिए, तो इन आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी समाज में रहने वाले जो वृद्ध स्त्री और पुरुष हैं, उनके जीवन में भी पहाड़ों की सी शांति होनी चाहिए। संथाली जीवन प्रकृति के अनुकूल होता है, यह आनंददायक भी होता है और स्वाभाविक भी होता है। इस जीवन को शहरी सभ्यता के दोषों से बचाना ही चाहिए। कवित्री इस बात का आग्रह बार बार कर रही है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ घास के लिए हरी हरी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ये विशेष्य है, ये विशेषण है। घास विशेष्य है और घास कैसी है? घास हरी हरी है, तो यहाँ पर इसका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, हरी हरी, एक ही शब्द जब एक से अधिक बार प्रयोग में हम लाते हैं और उस शब्द का अर्थ नहीं बदले, तो इसमें हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखते हैं। पुनरुक्ति का मतलब है, पुनरुक्ति का आशय है पुनः उक्ति, एक बार फिर से उस बात को कहा गया है। तो यहाँ पर जो हरी हरी है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमें देखने को मिलता है। हरी हरी, साथ ही साथ हरी इसमें है वर्ण है, इसमें है वर्ण है वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इन सब को बचाने का आग्रह कर रही है कवित्री कि ये जो अभी दौर चल रहा है, ये अविश्वास का दौर है, लेकिन इस दौर में भी बचाने को हमारे पास बहुत कुछ बचा है। और यदि हम अपने सपनों को बचा लेंगे, अच्छे सपने हमारे समाज के लिए देखेंगे, अपने परिवार के लिए देखेंगे, तो निश्चित रूप से उन सपनों को पूरा करने के लिए यदि हम उम्मीद और विश्वास के मार्ग पर चलकर कार्य करेंगे, तो हमारे सपने अवश्य साकार होंगे और हमारा समाज समृद्ध समाज बन पाएगा। कवित्री कहती है कि शहरी सभ्यता ने अविश्वास का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। संथाली जीवन की समस्त प्राकृतिक विशेषताएं समय के साथ या तो मिट रही है अथवा कमजोर पड़ती जा रही है। लोग एक दूसरे को अब संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। अविश्वास और संदेह के इस दौर में भी सामाजिक पवित्रता के लिए थोड़ा बहुत विश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अब भी भविष्य के प्रति आशा और आकांक्षाओं को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, हमने देखा विश्वास कैसा, थोड़ा सा, उम्मीद कैसी, थोड़ी सी, सपने कैसे, थोड़े से। यहाँ पर जो थोड़ा सा, थोड़ी सी और थोड़े से, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, ये विशेषणों का कवित्री ने विशेष रूप से प्रयोग किया है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, इन विशेष्यों के लिए प्रयोग किया गया है, जिससे
इन शब्दों के कारण काव्य में अनुपम सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। इन शब्दों के माध्यम से कवयित्री बार बार यह आग्रह कर रही है कि इस अविश्वास भरे दौर में भी थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं, आओ इनको हम मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, कि इस अविश्वास भरे दौर में बचाने को अब भी बहुत कुछ बचा है हमारे पास। और जिसके पास में सपने बचे होते हैं, जीवन में सफल होने के लिए जिसके पास में सपने बचे होते हैं, वह उन सपनों को पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ कार्य करके कार्य रूप में परिणित करता है, तो निश्चित रूप से उन सपनों के साकार होने पर सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, वैभव मिलता है। और इस प्रकार कवित्री हम सब लोगों से इस बात का आग्रह कर रही है कि आओ इस अविश्वास भरे दौर में जो कुछ हमारे पास बचाने के लिए है उसको हम बचाएं। ऐसे सपने देखें जिससे कि हम एक सुंदर, स्वस्थ और समृद्ध समाज की रचना कर सकें। स्वस्थ, सुंदर और बेहतर समाज की रचना के लिए सपने देखना बेहद आवश्यक है। उत्साह के साथ, उम्मीद के साथ, उमंग के साथ, पूरे जोश के साथ, पराक्रम के साथ, वीरता के साथ कार्य करके निश्चित रूप से हम अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। इस प्रकार कवित्री अपनी बस्तियों को, अपनी संस्कृति को बचाने का हमसे बार बार आग्रह कर रही है। वे कह रही हैं, आओ हम सब मिलकर इस कार्य को करें, आओ सब मिलकर बचाएं इस संस्कृति के इन सब नैसर्गिक गुणों को, इन सब प्रकार के भावों को। प्रकृति प्रेम और संथाली आदिवासी संस्कृति प्रेम की इस कविता में हमने पढ़ा कि वर्तमान काल में झारखंड के संथाल आदिवासी क्षेत्रों में शहरी अपसंस्कृति का असर बढ़ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने यह देखा कि जो शहरी संस्कृति है उसका प्रभाव अब झारखंड के संथाल आदिवासी लोगों के, उनकी बस्तियों में देखने को पड़ रहा है। उनका रहन सहन बदल रहा है, उनका पहनावा बदल रहा है, उनका आचार और व्यवहार बदल रहा है, उनके दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप बदल रहे हैं। उनकी जो दिनचर्या में उत्साह हुआ करता था, जोश हुआ करता था, उमंग हुआ करती थी, उसमें अब ठंडापन आता हुआ जा रहा है। ये लोग सरल हैं, ये लोग भोले हैं, ये लोग हृदय के बहुत अच्छे हैं, आत्मीय जन हैं, अक्खड़ता भी इनके स्वभाव में है, तो भोलापन भी इनके स्वभाव में है, जुझारूपन भी इनके स्वभाव में है। इस प्रकार के अच्छे और भले जो आनंदपूर्ण जीवन जीने वाले लोग हैं, शहरी संस्कृति के दुष्प्रभाव से प्रदूषित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो कवित्री ये कह रही है कि शहरी संस्कृति के दुष्प्रभाव के कारण इनका खान पान, इनका रहन सहन, वस्त्र पहनावा आदि बदल गया है। इसके साथ साथ आचार और व्यवहार पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। इस कविता में कवित्री ने इसी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने का भाव कवित्री व्यक्त कर रही है। ये आदिवासी संस्कृति को मिलकर बचाने का आग्रह पुरजोर शब्दों में कवित्री कर रही है। भीतर की आग प्रबल इच्छा और उमंग का प्रतीक है। हमने इस कविता को पढ़ने के दौरान पढ़ा भीतर की आग। भीतर की आग से आशय है प्रबल इच्छा, उमंग और उत्साह, इस चीज की प्रतीक है भीतर की आग। हरी हरी घास हमने पढ़ा, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हरी हरी शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें, और इसका अर्थ नहीं बदला है, तब इसमें हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखते हैं। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है और देशज शब्द है। तत्सम शब्द प्रिय विद्यार्थियों वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं और जिन्हें हिंदी में हम जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही हम हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। यानी संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द जिनमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, वे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अग्नि। और तद्भव, ये जो संस्कृत शब्द हमने जो भाषा से लिए हैं, संस्कृत भाषा से वे शब्द जो हिंदी में आए हैं, लेकिन उनका रूप बदल गया है,
और जिस प्रकार अग्नि को हम आग कह रहे हैं, तो ये जो शब्द है आग, ये तद्भव शब्द है। और आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द काम में लिए जाते हैं वे देशज शब्द होते हैं। और इनके अलावा कवयित्री ने इसमें उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो भावों के अनुरूप बहुत प्रभावी बन पड़ा है। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, जो विशेषणों का प्रयोग हुआ है वे थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, इन विशेष्यों के लिए किया गया है। और इन शब्दों के प्रयोग के कारण काव्य में अनुपम सौंदर्य की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। शैली मुक्त छंद है और इसकी भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है। भाषा का प्रतीकात्मक प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 11 हिंदी आरोह पाठ्यपुस्तक भाग 1 काव्यखंड के अध्याय 10 आओ मिलकर बचाएं, निर्मला पुतुल कवित्री द्वारा रचित कविता को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, इसका भावार्थ ग्रहण किया है, इसका अर्थ ग्रहण किया है। इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर हम अगले वीडियो में आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक नमस्कार।